ग्रेजुएशन को लेके जो हम चेंज बता रहे हैं, सबसे पहले कि ग्रेजुएशन अब 4 साल की हो जाएगी। 4 साल की ग्रेजुएशन का मतलब हो गया कि अब आप पहली बात जो हमने पहले बताया कि 9th और 12th में कोई BSc साइंस साइड आर्ट्स साइड नहीं होगी, तो यहाँ पर हम BSc BA BCom भी कैसे कह सकते हैं, यानी कोई BSc नहीं होगी, कोई BA नहीं होगा, कोई BCom नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसके सब्जेक्ट उसके पहले ही चेंज हो चुके होंगे। पहली बात कि अगर आप BA में 1 साल पढ़े हुए हैं, केवल 1 साल आपने पढ़ा, उसके एग्ज़ाम दिया, तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, एक मार्कशीट मिलेगी जिसको बोलेंगे फर्स्ट ईयर की सर्टिफिकेट, यानी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट के नाम से वो आपको मिलेगा। 2 साल अगर आप ग्रेजुएशन में रहते हैं तो आपको मिलेगा 2 साल का ग्रेजुएशन डिप्लोमा। 3 साल अगर आप कोर्स करते हैं तो आपको मिलेगी ग्रेजुएशन डिग्री, जो अब तक लगभग हम सभी को मिलती है। 3 साल में ग्रेजुएशन पूरी होती है तो 3 साल की ग्रेजुएशन डिग्री होगी, जो जॉब और कंपटीशन के लिए एप्लीकेबल होगी। यानी जॉब और कंपटीशन के लिए आपको 3 साल तो पढ़ना पड़ेगा ग्रेजुएशन में। लेकिन जो जॉब और कंपटीशन नहीं करना चाहते हैं, केवल एजुकेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो 4 साल का कोर्स करेंगे ग्रेजुएशन में, और उसको जो सर्टिफिकेट मिलेगा, उसको जो डिग्री मिलेगी, वो मिलेगी 4 साल की ग्रेजुएशन रिसर्च की। ग्रेजुएशन रिसर्च का उन्हें सर्टिफिकेट मिलेगा, और ये ग्रेजुएशन रिसर्च इसलिए है तब बच्चा अपनी आगे पढ़ाई करना चाहता है, उसका एजुकेशन के लिए ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो चाहे तो 3 साल का डिग्री सर्टिफिकेट को दिखा के भी जॉब कंपटीशन कर सकता है, यानी कि 4 साल वाला जॉब भी कर सकता है। ऐसी बात नहीं है कि जो 4 साल करेगा वो जॉब में अप्लाई नहीं कर सकता, उसके पास तो ऑलरेडी डिग्री है, वो 3 साल की डिग्री दिखा के कर सकता है। और इसमें ये बात रही है कि MPhil अब कैंसिल कर दी गई है, कोई भी MPhil नहीं हुआ करेगी, MPhil की कोई डिग्री नहीं रहा करेगी। PhD ओपन है, PhD पहले से ही चली आ रही है और अब भी आगे चलती रहेगी, भले ही लगभग शायद 4 साल की है, 4 साल की PhD रहा करेगी। इसके बाद हम आपको बताएं कि सबसे जो खास पॉइंट है ग्रेजुएशन का, फिर इसमें ग्रेजुएशन पीरियड में वो सबसे ज़्यादा खास पॉइंट ये है कि इसमें री एंट्री का ऑप्शन मिल गया है। री एंट्री का ऑप्शन से मतलब ये है कि अगर आप 1 साल ग्रेजुएशन की पढ़ाई करके छोड़ देते हैं और 2-3 साल बाद 4 साल बाद आते हैं, तब भी आप दोबारा जब आते थे पुरानी पद्धति के अनुसार, तो आपको शुरू से BA करनी होती थी, BSc करनी होती थी। लेकिन यहाँ नहीं है, अगर आप 1 साल बाद 1 साल की पढ़ाई करके 2 साल बाद आते हैं, तब आपको सेकेंड ईयर में ही एडमिशन होगा। अगर आप 2 साल पढ़ने के बाद 5 साल 6 साल कहीं भी घूम आइए, नहीं कर पाए, पैसे नहीं थे, कम गरीबी थी, पैसे इकट्ठे हुए, फिर आप अपनी पढ़ाई आगे करना चाहते हैं, तो आपका एडमिशन सीधे 3 ईयर यानी डिग्री वाली कोर्स में होगा। ये जरूरी नहीं है कि उसको दोबारा से शुरू से पढ़ाई करनी होगी, वो डायरेक्ट तीसरी साल में भी एडमिशन लेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास सेकेंड ईयर का डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होगा। ये सर्टिफिकेट की इनकी इसलिए ये वैल्यू है कि आप जब जिस यहाँ का लेवल का दिखाएंगे, उससे अगली क्लास में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो री एंट्री का ये बहुत अच्छा उदाहरण है। पहले ऐसा नहीं था, पहले दोबारा पढ़ाई करनी पड़ती थी, तो इस वजह से काफ़ी लोग अपनी पढ़ाई छोड़ देते थे, फिर वापस नहीं आते थे कि सोच के कि फिर से हमारी 2 सालें ख़राब हो जाएंगी। तो यहाँ री एंट्री का लिए ग्रेजुएशन में बहुत अच्छा ये अवसर दिया है, नई शिक्षा नीति में बहुत अच्छा बदलाव किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट में हम बताएंगे आपको पोस्ट ग्रेजुएशन को लेके। पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि MA MSc MCom ये जो था, अब ये वैसे तो 2 साल की होती है, लेकिन 1 और 2 साल की हुआ करेगी। क्यों? 1 साल उनके लिए रहेगी जो 4 साल की ग्रेजुएशन करके आ रहे हैं, यानी रिसर्च वाली। अगर वो केवल डिग्री लेके आ रहे हैं, तो फिर भी उनको पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल की करनी होगी। कुल मिला के इसमें कोई साल का कोई लाभ नहीं मिला है। पहले भी 5 साल में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन होती थी, अब भी 5 साल में ही पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन होगी। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप 4 साल ग्रेजुएशन में बिताते हैं, 1 साल PG में, या फिर 3 साल ग्रेजुएशन बिताते हैं तो 2 साल आपको PG में देनी होंगी। ये इसमें कोई चेंजेज नहीं है साल का, जो ऑप्शनल ये है जानकारी वो हमने आपको बताई कि इसमें ग्रेजुएशन में ये फ़ायदा हो गया है। अब यहाँ रहती है कि BSc BA BCom में आप क्या क्या सब्जेक्ट से चूज़ करेंगे, या मैथ भी ले सकते हैं, इंग्लिश भी ले सकते हैं, और BCom से अकाउंट भी ले सकते हैं। लेकिन इनके फिर भी एक ग्रुप बनाया जाएगा सब्जेक्ट का, जो अभी डिसाइड नहीं है, सरकार इस पर निर्णय लेगी कि उनमें सिलेक्शन से कैसे कैसे वो सब्जेक्ट चूज़ करेंगे। तो फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी सब्जेक्ट चूज़ करने में, तो वो अभी आगे आएगी, जैसे जैसे इसमें सभी के सामने बातें आएंगी हम आपको जो बताएंगे। तो अब ये रहा 4 और 5 का सेक्शन हमने जो आपको बताया पोस्ट ग्रेजुएशन से लेके।
अब नई शिक्षा नीति के कुछ बड़े बदलाव, बड़े डिसीजन हम आपको बताते हैं। क्या खास बात है नई शिक्षा नीति में जो हुआ है? तो नई शिक्षा नीति में सबसे बड़ा जो पहला है कि अब इसकी जीडीपी 6% कर दी गई। जीडीपी यानी पूरे देश की जो भी कमाई है उसका 6% जीडीपी यानी शिक्षा में खर्च होगा। पहले ये बहुत कम था, पहले 2.5 समथिंग कुछ था, यानी पूरा 3 भी नहीं था, जस्ट जो उसका दुगना कर दिया। तो आप सोचिए कि कितना पैसा सिर्फ शिक्षा में लगाया जाएगा। सरकारी अगर स्कूल की बात करें तो उनके लिए भी अब कायाकल्प के माध्यम से बिल्डिंग सजाई जा रही हैं, इतनी बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग लगाई जा रही हैं। तो 6% जीडीपी का मतलब हो गया ज़्यादा पैसा इस शिक्षा के लिए देना और शिक्षा को आगे बढ़ा रहा है। बहुत बड़ा डिसीजन है देश की 6% की जीडीपी शिक्षा के लिए देना। दूसरा है स्कूल फीस। स्कूल फीस के बारे में मैं बताऊं कि प्राइवेट स्कूल अपनी फ़ीस हर साल बहुत तेज़ी से बढ़ाते हैं और कई स्कूलों की फ़ीस तो बहुत ज़्यादा होती हैं। तो नई शिक्षा नीति में अब प्राइवेट स्कूल अपनी फ़ीस को मनमानी तरीके से नहीं बढ़ा पाएंगे। उनके लिए उनके ऊपर अंकुश लगाने के लिए सरकार नई शिक्षा नीति में भी प्रबंध कर रही है। यहाँ क्या होगा कि हर स्कूल को एक कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाएगा। जैसे कि आपने सुना होगा कि ये 5 स्टार होटल है, ये 3 स्टार होटल है, ये 2 स्टार होटल है। तो वहाँ उनके रेट के अंदाज़ा लग जाता है कि 5 स्टार है तो यहाँ पर जो खाना होगा वो इतना महंगा होगा, 2 स्टार है तो इतना महंगा होगा, 3 स्टार है तो इतना महंगा होगा। लेकिन एक लिमिट होगी, जैसे एमआरपी पे एक नंबर होता है, प्राइस होती है कि उससे ज़्यादा वो नहीं ले सकता दुकानदार। ऐसे ही स्कूल को भी कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाएगा कि ये स्कूल इन लेवल के हैं। आप अगर इस लेवल में पढ़ाते हैं तो इस स्कूल की फ़ीस इतने से ज़्यादा नहीं हो सकती, ना ही वहाँ का मैनेजर इससे ज़्यादा फ़ीस रख सकता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ रहेगी जब स्कूल का क्लासिफिकेशन हो जाएगा और उनकी फ़ीस भी सरकार डिसाइड कर देगी, तो स्कूल वाले अपनी फ़ीस को अंधाधुंध तरीके से नहीं बढ़ा पाएंगे। तो प्राइवेट स्कूल फ़ीस पर कंट्रोल करने के लिए ये चेंजेस नई शिक्षा नीति में किया गया है। तीसरा है वोकेशनल एजुकेशन, यानी कि ट्रेनिंग स्किल, बच्चों को स्किल सिखाया जाएगा। यानी आज जो देश का युवा होगा वो अब मोस्ट स्किलफुल होगा, यानी प्रैक्टिकली बच्चों को सिखाया जाएगा। प्रैक्टिकल जितना ज़्यादा होगा वो बच्चा उतना ही आगे जाके जीवन में आगे रोजगार करने में, नौकरी करने में, यानी कहने के लिए वो खुद भी अपना काम अगर डालता है, बिजनेस भी करता है, तो भी वो आजीविका कमा सकेगा। वोकेशनल एजुकेशन का यही एक मेन उद्देश्य है कि जो बच्चा है जो आगे जाके अपनी जीविका कमाने का प्रयास करेगा तो उसे ज़िंदगी में कहीं मात नहीं मिलेगी, उसके पास हुनर होगा तो पैसा कहीं से भी कमा सकता है। चौथे पॉइंट में है रिजल्ट के लिए हम यहाँ आपको बताएं कि रिजल्ट अब बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिसाइड किया जाएगा, बनाया जाएगा। पहला होगा कि इसमें मार्क्स मिलेंगे बच्चे को, और मार्क्स के संग संग बच्चे का सेल्फ अपना जजमेंट उसमें जुड़ा होगा, यानी बच्चे अपने आप को खुद परीक्षण करेगा, वो अपने आप को खुद मार्क्स देगा कि मैं अपने आप को कितना मार्क्स दे सकता हूँ किसी भी मामले में। यानी बच्चे से पूछा जाएगा, कुछ हो सकता है कि इसके क्राइटेरिया भी नहीं डिफाइन है कैसे होगा, लेकिन हो सकता है कि बच्चे को एक पैम्पलेट दी जाएगी, उसमें कुछ क्वेश्चन होंगे, उस पर उनसे टिक लगवाया जाए बच्चे से कि तुम इसके बारे में क्या सोचते हो, तुम क्या बनना चाहते हो, तुम्हारे अंदर हॉबी क्या है। शायद ऐसी कुछ चीज़ हो जिसको लेके उस पर टिक लगवाया जाए और बच्चे का सेल्फ उसका परीक्षण किया जाए, वो भी उसके मार्कशीट में जुड़ेंगे। तीसरा जो सबसे अच्छी बात आई है अब वो यहाँ आई है, फ्रेंड्स का भी एटीट्यूड और डिसीजन इसमें मायने रखेगा। यानी कि आपका अब अपने दोस्तों के साथ कैसा व्यवहार है इसके भी नंबर आपको आपके रिजल्ट में मिलेंगे। आप दोस्तों के साथ फ्रेंडली व्यवहार रखते हैं या उनको परेशान करते हैं या आप उनसे लड़ते झगड़ते हैं तो उसका असर आपके रिजल्ट पर पड़ेगा। इसके लिए आपके फ्रेंड भी आपको मार्क्स देंगे, यानी कि अब एक दूसरे को मार्क्स देने के लिए लोग एक दूसरे से अच्छा व्यवहार करेंगे, यानी फ्रेंडली व्यवहार बढ़ेगा, कोऑपरेशन का नेचर बढ़ेगा, लोग एक दूसरे का सहयोग पूरी तरीके से करेंगे। दोस्तों में, क्लास में भी ये फ्रेंडली बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। चौथा पॉइंट ये है कि टीचर्स रहेगा, टीचर भी बच्चे का मूल्यांकन करेंगे और टीचर भी बच्चे को नंबर देंगे। तो रिजल्ट के ये स्टेप होंगे, चारों स्टेप से बच्चे का रिजल्ट तैयार होगा। तो यहाँ समझते हैं हम बच्चे का कि एजुकेशन के साथ साथ बच्चे को आचरण भी सिखाया जा रहा है, उसको व्यवहार करना भी सिखाया जा रहा है, किस तरह का कंडक्ट का होना चाहिए, वो सब चीज़ें इसमें आ रही हैं। फिफ्थ पॉइंट पे है फॉरेन यूनिवर्सिटी। अब भारत में टॉप 50 फॉरेन यूनिवर्सिटी अपनी ब्रांच खोल सकती हैं, यानी कि जैसे आपने सुना होगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी हैं,
तो ऐसी 50 टॉप यूनिवर्सिटी अपनी ब्रांचेज इंडिया में खोल सकती हैं। ये व्यवस्था पहले भी आई थी, मनमोहन सिंह के टाइम में उन्होंने भी ये बात कही थी कि ऐसे खोला जाए, लेकिन उस समय इसका विरोध हो गया था क्योंकि उस समय सिक्योरिटी जो मनी है उसके लिए इतना विवाद आया था। लेकिन इस नई शिक्षा नीति में कोई भी सिक्योरिटी मनी नहीं लेने की बात आई है कि कोई भी सिक्योरिटी मनी नहीं ली जाएगी फॉरेन यूनिवर्सिटी से, वो आएँ अपनी ब्रांच खोलें और बच्चों को पढ़ाएँ। ये है 6.4 डिपार्टमेंट होंगे, 4 डिपार्टमेंट बनेंगे नई शिक्षा नीति में पूरी व्यवस्था को देखने के लिए, यानी बच्चों के स्वास्थ्य को देखने के लिए मंत्रालय होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग वगैरह स्कूल की कैसी हैं, किस चीज़ की ज़रूरत है, वो सब एक अलग डिपार्टमेंट देखेगा। टीचर्स का सिलेक्शन कैसे होना है, कौन सी उनको ट्रेनिंग देनी है, कैसे उनको ट्रेनिंग देके उन्हें और अच्छा बनाना है, ये डिपार्टमेंट एक अलग होगा। साथ ही अब बच्चे का एग्ज़ाम कैसे कराना है, कहाँ कहाँ उसके एग्ज़ाम होंगे, क्या क्या उसमें रखा जाएगा, ये भी एक अलग डिपार्टमेंट होगा। तो ये 4 डिपार्टमेंट एक ही चीज़ पर पूरी निगाह गड़ा के अपना काम करेंगे, तो जाहिर सी बात है इसमें विकास बहुत तेज़ी से होगा। नेक्स्ट है टीचर सिलेक्शन। टीचर्स का सिलेक्शन की पॉलिसी भी बहुत इसमें हट कर दी गई है। अब बहुत ही अच्छे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए स्किलफुल टीचर्स का सिलेक्शन हो सकेगा। तो दोस्तों बस ये थी आज की नई शिक्षा नीति की अपडेट। हम आपको ऐसी अपडेट फिर देंगे। तो हम चाहेंगे कि आप इस नई शिक्षा नीति के अपडेट को अपने दोस्तों के साथ आगे शेयर करें, और ये आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। हम और भी अपडेट नई शिक्षा नीति को लेकर आपके सामने लेके आएंगे। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।